हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीस सिंह कलूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइस, आज हमने क्या किया है, आज हम फिजिक्स का जो हमारे पास टॉपिक है यूनिट्स, इसका जो हमने एक बेसिक्स ऑफ यूनिट्स था, जो हमने एक इसका लेक्चर एक कंप्लीट कर लिया हुआ है। वो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाला हुआ, आप देख सकते हैं। जो हमारा यूनिट्स होता है उसका जो इंट्रोडक्शन था, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उसका यूनिट जो भी होता है हमने डिस्कस किया हुआ है। और मैं आज ऐसी वीडियो लाया जिसमें हम यूनिट्स के जितने भी हमारे पास टॉप एमसीक्यूज होंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मेरे पास यूनिट पे, वो सारे आज हम कवर करेंगे। ये ऐसे यूनिट हैं जो आपके हर एक कंपेटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जेके एसएसबी का कोई एग्जाम है, एसएससी का कोई एग्जाम है, डिफेंस का, बैंकिंग का, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हमारे सिलेबस में फिजिक्स रहेगा और उसमें आपको यूनिट्स आना चाहिए। और मैं साथ में आपको बता दूं, अगर आपके सिलेबस में यूनिट्स टॉपिक नहीं है फिर भी ये टॉपिक आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यूनिट्स आता होगा तभी आप फिजिक्स में पकड़ अच्छी कर सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ। मुझे बताना है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसका यूनिट होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उधर आपको ऑप्शन दिए होंगे, एनर्जी का है, किसका होता है, पोटेंशियल का होता है, हमारे पास वर्क डन का होता है, किसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एनर्जी। ये एनर्जी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसमें कितने अर्ग्स होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा किसके इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻12 अर्ग्स। और अगर मैं इस अर्ग को चेंज कर दूं जूल में, आपको पता है हमारे पास, मैं बता देता हूं आपको, हमारे पास 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग। जूल हमारा बड़ा यूनिट होता है एनर्जी का, और उससे छोटा हमारे पास क्या होता है, अर्ग। तो यहां से 1 अर्ग में कितने जूल हो जाएंगे, 1 अर्ग में हमारे पास कितने जूल हो जाएंगे, 10⁻7 जूल। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास 10⁻12 था, तो अब मुझे कुछ जूल में चेंज करना है, तो मैं 10⁻7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा किसके इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻90 जूल। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे अगर मैं आगे बात करूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे बोल रहा है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो लाइट ईयर हमारा किसका यूनिट होता है, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट ऑप्शन इसका रहेगा डिस्टेंस। हमारे पास इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, डिस्टेंस। लाइट ईयर में आपको बता दूं, लाइट ईयर क्या होता है, 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। मतलब लाइट ईयर एक तरह से डिस्टेंस है मेरे पास, तो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास, तो लाइट ईयर मतलब मेरा किसका यूनिट हो गया, डिस्टेंस का यूनिट हो गया। और 1 लाइट ईयर में हमारे पास कितने किलोमीटर होते हैं, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अब लाइट ईयर हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे देखो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, मतलब इतने किलोमीटर मेरे पास 1 लाइट ईयर के इक्वल होता है। तो अब हमें बोलने में 1 लाइट ईयर इजी रहता है, और अगर हम ऐसे बोले 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इस पूरी इतनी वैल्यू को हमने सीधे हम क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर, इसमें इतने किलोमीटर होंगे। तो मतलब ये लाइट ईयर है क्या, मेरे पास डिस्टेंस है, तो ये मेरे पास किसका यूनिट होगा, लाइट ईयर, डिस्टेंस का यूनिट होगा। उसके बाद साथ में आपको लाइट ईयर पता चल गया, और साथ में हमारे पास जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, साथ में मैं आपको बता दूं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास, ये भी डिस्टेंस का यूनिट होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेरे पास किसका होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं मेरे पास, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। और डिस्टेंस का यूनिट अगर मैं पारसेक की बात करूं, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि पारसेक इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो पारसेक मेरा किसका यूनिट होता है, अगेन ये भी मेरा किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। ये भी मेरा किस क्वांटिटी का यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है ये। तो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। सो गाइस, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया मुझे, द यूनिट ऑफ पावर इज, मुझे पावर का यूनिट बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर।
तो पावर का फॉर्मूला मेरे पास W/T होता है। सीधे सीधे आपको पता है पावर का हमारे पास यूनिट वाट होता है, एक यूनिट तो मेरे पास वाट होता है पावर का, आपको पता है एक यूनिट मेरे पास पावर का वाट होता है। उसके बाद अगर इस फॉर्मूले से आप यूनिट निकालते हो तो वर्क का यूनिट मेरे पास होता है जूल और टाइम का होता है मेरे पास सेकंड। तो इसका यूनिट एक और क्या आ गया, जूल पर सेकंड। अब आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से, एक तो हमें जूल दिया हुआ है, पावर का यूनिट जूल तो होगा नहीं, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसको हमें दिया हुआ है जूल पर सेकंड ओनली, जूल पर सेकंड ओनली, कह रहे सिर्फ जूल पर सेकंड ही होता है, इसको भी आप क्रॉस कर दो। उसको हमें दिया हुआ है जूल पर सेकंड एंड वाट बोथ, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे पास सी ऑप्शन, ये राइट होगा। वाट भी हो सकता है, वो जूल पर सेकंड भी हो सकता है इसका यूनिट। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास नन, हमारे पास कौन सा है, ओनली वाट। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसका वाट ही होता है यूनिट, इसका जूल पर सेकंड भी होता है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा इसका सी, वाट और जूल पर सेकंड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन देखा होगा, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें हमने देखा था हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, G m/m2/r²। जहां पे मेरे पास जो G है ये क्या मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस G को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस G की जो मेरे पास इसकी वैल्यू भी होती है, इसका यूनिट भी होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये m/m2 के मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और r के इन दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। मान के चलो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट मेरा, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेरा क्या होगा r, m/m2 इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है हमेशा अट्रैक्टिव होती है। तो हमारे पास जो यहाँ से अगर मैं G को निकाल देता तो F(r²/m/m2), अब यहाँ से मैं G का यूनिट निकालूंगा। आपको पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और डिस्टेंस के स्क्वायर का होगा मीटर स्क्वायर, मास का यूनिट होता है केजी, m1 केजी, m2 का भी केजी होगा, वो भी मास है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। और अगर मैं इस केजी को ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज़ टू पावर -2। तो मैंने देखा मेरे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज़ टू पावर -2, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं हमारे पास जो सी ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स, तो मेरा सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन मेरा राइट होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सीधे सीधे आपने लर्न कर लेना कि 1 नैनोमीटर में मेरे पास 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपको पूछ लेता है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो भी आप निकाल सकते हो। जैसे आपको पता है 1 सेंटीमीटर में हमारे पास, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100। तो अब इस सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो 1/100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से आपके पास कितना आता है, 100 को मैं 10 का स्केयर ले सकता हूँ, जब ये ऊपर आएगा तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर में मेरे पास कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में मेरे पास कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। तो ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन आपको सीधे सीधे क्या बोल रहा है 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप सीधे आपको बता देना 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है, ए ऑप्शन है जो आपका, वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, हमें बोल रहा है न्यूटन सेकंड किसका यूनिट होगा। हमें ऑप्शन में दिया हुआ वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एनर्जी। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है हमारे पास जो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो क्या बोलता है, जो हमारे पास फोर्स होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वहां से मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, फोर्स इक्वल्स टू dp/dt। अब यहाँ से अगर मैं dp को निकाल दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, f/dt। यहाँ पे मेरे पास t है, लीनियर मोमेंटम है, dp मेरे पास क्या है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब चेंज करके भी लीनियर मोमेंटम ही आएगा, मतलब dp मेरे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। तो मतलब अब यहाँ पे जो मेरे पास मोमेंटम है वो किसके इक्वल आ रहा है, फोर्स इनटू टाइम के। तो आपको पता है यहाँ से अगर मैं मोमेंटम का यूनिट निकालता हूँ, चेंज इन मोमेंटम बोलो जो मोमेंटम बोलो, तो यहाँ से मेरे पास फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकंड। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ
जो न्यूटन सेकंड है वो मेरा किसका यूनिट होगा, मोमेंटम का यूनिट होगा। तो न्यूटन सेकंड मेरा मोमेंटम का यूनिट होगा। ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास जो सी ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन जो मेरे पास सी है वो मेरा राइट ऑप्शन होगा। अब मैं आपको बता दूं मोमेंटम भी दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, वहां पे आपको एक दिया हुआ लीनियर मोमेंटम, एक दिया एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है इसको किससे डिनोट करते हैं, l से डिनोट करते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सो गाइस अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है ऐसा यूनिट ऑफ इंपीडेंस इज, आपको ऑप्शन स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ऐसा यूनिट ऑफ इंपीडेंस हेनरी, हर्ट्ज, टेस्ला, ओम। हमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारे पास इंपीडेंस होता है ये किसका यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, इंपीडेंस हमारे पास इसका यूनिट होता है ओम। क्योंकि जो हमारे पास जो इंपीडेंस होता है ये क्या होता है हमारे पास, एक तरह से रेजिस्टेंस ही होता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट इज कॉल्ड इंपीडेंस। मतलब एलसीआर सर्किट जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एलसीआर मतलब इंडक्टर, एल से इंडक्टर, सी से कैपेसिटर और आर से रेजिस्टर। जो एलसीआर सर्किट हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उसको हमारे पास इंपीडेंस। मतलब है ये एक तरह से रेजिस्टेंस है, तो इसका यूनिट वही होगा, इंपीडेंस का यूनिट वही होगा जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मेरे पास ओम। तो मैं सबसे पहले इधर मैंने लिखा हुआ है ये इंपीडेंस को डिनोट करता है जेड से। इसका फार्मूला ये होता है √r² + xl - xc का होल स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर मेरे पास क्या होगा, सी। वैसे आपको फार्मूले की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये z किसके होता है, √r² + xl - xc का स्क्वायर। यहाँ पे r क्या मेरे पास रेजिस्टेंस, जो हमारे पास रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, xl क्या होता है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, और xc क्या होता है मेरे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब xl मेरे पास क्या है, जो रेजिस्टेंस हमारे पास इंडक्टर ऑफर कर रहा है, और xc क्या जो रेजिस्टेंस हमारा कैपेसिटर ऑफर कर रहा है। और जो तीनों का जो हमारे पास रेजिस्टेंस आता है, तीनों का जो हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस, व्हिच इज डिनोटेड बाय Z। और इसका यूनिट क्या आ गया हमारे पास ओम। तो इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद आगे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा। सो गाइस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू व्हाट। सो गाइस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू व्हाट। तो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास चार ऑप्शन है इसमें से वाट के इक्वल कौन नहीं होता है। आपको पता है वाट किसका यूनिट होता है, वाट किसका ऐसा यूनिट होता है हमारे पास, पावर का। तो मतलब पावर का हमें सीधे बताना है कि इसमें से पावर का यूनिट कौन सा नहीं है। ये चार ऑप्शन है, इसमें से हमें सीधे देखना है पावर का यूनिट कौन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पावर किसके होता है, W/T के। वर्क अपॉन टाइम के, वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड। तो ये तो पावर का यूनिट है, मतलब ये वाट के इक्वल है। उसके बाद मैं बात करूं VI की, पावर अगेन किसके होता है, VI। V मेरे पास पोटेंशियल और I करंट है। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और I का यूनिट होता है मेरे पास एम्पीयर। तो एम्पीयर इनटू वोल्ट, ये भी मेरा ठीक है, ये भी वाट के इक्वल है। फिर उसके बाद I मेरे पास होता है करंट और R रेजिस्टेंस। करंट का यूनिट होता है मेरे पास एम्पीयर, इसका स्क्वायर है तो एम्पीयर स्क्वायर, रेजिस्टेंस हो ये भी है। अब एम्पीयर पर वोल्ट है ये मेरे पास, ये जो मेरे पास एम्पीयर पर वोल्ट है ये वाट के इक्वल नहीं होता है। एम्पीयर पर वोल्ट या एम्पीयर अपॉन वोल्ट मेरे पास वाट के इक्वल नहीं होता है। सीधे बोलूं तो पावर का यूनिट ये नहीं होता है। तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दी, तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा है, डी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब मैं अगर आगे बात करूं तो मुझे बोल रहा है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा। यहां तक मैंने ये दो क्वेश्चन आपने देखे, होपफुली आपको समझ आए होंगे। अब हमें आगे क्वेश्चन दिया है ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। सबसे पहले आपको पता है फ्रीक्वेंसी किसके होता है, 1/T के। तो ऐसा यूनिट पूछ रहा है आपसे, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट। तो सीधे आपने लर्न कर लेना है फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, और इसको डिनोट करते हैं Hz से। लेकिन अगर इसका एक यूनिट और आपको अगर एग्जाम में ऑप्शन में अगर हर्ट्ज नहीं होता, फिर आपने इसका यूनिट कौन सा बताना था, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम के इक्वल। तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। इसका जो अनदर यूनिट होगा वो क्या होगा मेरे पास, सेकंड इनवर्स। होपफुली आप यहां तक कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज हैव सेम एसआई यूनिट। हमारे पास ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और चार ऑप्शन हमारे पास दो क्वांटिटीज दी हुई हैं। हमें बताना है कि ऐसे ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है जिसमें हमारे जो दो क्वांटिटी थी उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ
सबसे पहले हीट और टाइम। सबसे पहले अगर मैं देख रहा हूँ हीट और टाइम, इनका यूनिट तो अलग होता है हमारे पास। पावर और वर्क, इनका यूनिट भी अलग होता है। पावर का यूनिट वाट होता है, वर्क का जूल होता है। स्पीड और वेलोसिटी, अगर मैं स्पीड की बात करूँ, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड। दोनों का यूनिट क्या होता है मेरे पास, सेम होता है। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट मेरे पास सेम होता है। अगर डेंसिटी और वर्क की बात करूँ, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब केजी पर, हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब, और वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क का यूनिट किसके क्या होता है हमारे पास, जूल। तो हमारे पास जो मैं थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट मेरे पास सेम होता है। तो सी इसका जो हमारे पास जो सी ऑप्शन है इसका राइट होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फुल फॉर्म ऑफ एफपीएस। हमें दिया हुआ है एफपीएस की आपको फुल फॉर्म बतानी है। एफपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी मैं आपको बता दूं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, जैसे एमकेएस सिस्टम होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। एक एमकेएस सिस्टम होता है, एमकेएस, उसके बाद सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस होता है। अब एमकेएस सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, उसके बाद मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। सीजीएस क्या होता है, जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और मास को मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को करते हैं सेकंड्स में। फिर एफपीएस सिस्टम मेरे पास क्या है, जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, और मास को करते हैं हमारे पास पाउंड में, और टाइम को करते हैं सेकंड में। तो इसका राइट हमारे पास इसकी फुल फॉर्म में पूछा था सीधे। एफपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, फुट, पाउंड और सेकंड। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन काफी पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैं